नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा अकेला राज्य है जहां पे 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं और 20 सीटों में पहले और 70 सीटों में बाद। जो 20 सीटों में पहले चुनाव हो रहे हैं उसमें बस्तर की 12 सीटें हैं और 8 सीटें जो है राजनांदगांव और उससे लगे जिलों की है। बस्तर में चुनाव कराने के पहले चरण में ये मेन बात है कि यहाँ पे नक्सली वारदातें पहले पूर्व में बहुत हुई हैं। इन नक्सली वारदातों के बीच में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसको लेकर ये पहले चरण में 20 जगह पे चुनाव होना है। 7 तारीख को चुनाव है, पर लगातार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, नक्सली हिंसा जो है या नक्सली आतंक जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नक्सली कभी पर्चे फेंकते हैं और कहते हैं कि वो लोग चुनाव का बहिष्कार करें, कभी वो राजनांदगांव जिले में किसी नेता को मार देते हैं। आज उन्होंने नारायणपुर में जो है एक भाजपा नेता जो जिला उपाध्यक्ष हैं रतन दुबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले कांकेर में जब प्रधानमंत्री आने वाले थे 2 दिन पहले, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कुछ ग्रामीणों का अपहरण किया और उसमें 3 की उन्होंने हत्या कर दी। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि नक्सली वारदात जो है वो चुनाव को, क्योंकि नक्सली का विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है, जनतंत्र में नहीं है, बैलेट पेपर से नहीं, वो बुलेट से जो है सोचते हैं कि क्रांति होगी। वो एक रक्त क्रांति में विश्वास करते हैं और उनका ये मानना है कि जो भी परिवर्तन होगा वो बंदूक की नोक पर होगा। और धीरे धीरे वो उन्होंने अपना एक साम्राज्य फैलाने की कोशिश की और उन्होंने उन क्षेत्रों में अपनी घुसपैठ बनाई जो कि हमारे जंगलों से घिरा हुआ है। हमारे आसपास के जितने राज्य हैं, चाहे हम आंध्रा की बात करें, उड़ीसा की बात करें, हम बात करें महाराष्ट्र की, झारखंड की, ये इन राज्यों में जो लगे पेरीफेरी के राज्य हैं वहाँ पर नक्सली गतिविधि रही। पर एक समय ऐसा हुआ कि लगा कि बस्तर से नक्सली गतिविधियाँ कम हो रही हैं, पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में वोटिंग होनी थी, जहाँ बीजापुर के, वहाँ पर एक दहशत पैदा की गई। कौशलनार गांव में हुई है ये वारदात, जहाँ पे पार्टी प्रचार के लिए गए थे भाजपा के नेता रतन दुबे और उनकी गोली मारकर हत्या की गई। जैसा मैंने कहा कि इसके पहले नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आधार पर 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। ये मामला पखांजूर क्षेत्र के छोटे बाटिया थाना अंतर्गत मोरखंडी गांव का है। तो नक्सलियों ने मोरखंडी गांव में 5 ग्रामीणों को अगवा किया था और 3 को मुखबिरी के आरोप में उन्होंने उनकी 3 लोगों की हत्या कर दी। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली घटनाएं जो हैं, इसके पहले बीजापुर में भी एक व्यक्ति की जो है ग्रामीण की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसूर थाना क्षेत्र के गलगम निवासी ग्रामीण मुचा की जो है वो, जो कि उम्र 40 साल थी, उस पर मुखबिरी का आरोप था। तो नक्सली धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरह का दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। नक्सली चाहते हैं कि लोग चुनाव में निर्भीकता पूर्वक भाग ना लें, इसलिए उनका, चूंकि मैंने कहा कि उनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है और वो एक अपनी समानांतर सत्ता चलाते हैं, वो लेवी वसूलते हैं, वो गांव में अपना एक आतंक कायम करते हैं, वो अपनी जन अदालत लगाते हैं, वहाँ पे लोगों को सजा देते हैं। तो अभी मतदान अधिकारियों के लिए एक पर्चा उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने जो सीपीआई माओवादी, यहाँ ये समझना जरूरी है कि सीपीआई एक पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी है और दूसरी तरफ ये जो माओवादी हैं ये लोग बहुत अंतर नहीं समझते हैं कि वो सबको कम्युनिस्ट समझते हैं, जबकि ये बात कम लोग जानते हैं कि जो नक्सलाइट है उन्होंने सबसे ज़्यादा वामपंथी लोगों को मारा है, क्योंकि उनके वैचारिक मतभेद है। क्योंकि जो वामपंथी है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो सरकार में शामिल होते हैं, पर ये जो लोग हैं ये चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसीलिए जब चुनाव आता है तो इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को ये धमकाते हैं, डराते हैं, पर्चे फेंक रहे हैं। तो यदि हम देखें कि बस्तर से लेकर मोला, मानपुर, राजनांदगांव तक इन्होंने जो है ये 7 नवंबर के चुनाव का बहिष्कार करें और मतदान केंद्र पे ना जाए, इसकी चेतावनी इन्होंने जारी की थी। अभी लगातार इनकी चेतावनी जारी है। तो ये जो
हत्या हो रही है, दरअसल ये नक्सलाइट हत्या है, पर इस नक्सलाइट हत्या के बीच में दोनों ही राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाने से पीछे नहीं रखती, क्योंकि ये चाहे राजनांदगांव जिले में हुई चाहे बीजापुर में, वो बीजेपी नेता थे। तो बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस जो है जब चुनाव आता है तो वो बस्तर संभाग में सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, नक्सलियों ने भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ है। तो ये कई वो कह रहे हैं कि लोगों की हत्या हो गई, पर ये भाजपा भूल रही है कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो झीरम घाटी का इतनी बड़ी घटना हुई थी कि जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मारे गए थे। इस बीच में बीजेपी के प्रवक्ता जो है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि डर के हार से कांग्रेस हिंसा पर उतर आई। अमित चिमनानी ने कहा है कि ये कांग्रेस जो है वो हार रही है इसलिए, और कांग्रेस कह रही कि ये जो है नक्सली हिंसा अगर पीछे के समय में देखा जाए तो कम हुई है, पर नक्सली चूंकि वो वैचारिक रूप से चुनाव के पक्ष में नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें पार्टी को लेकर ये नहीं है, और लगातार जो है इस तरह की घटना हो रही है। अभी कांग्रेस नेता जो है उनका ये कहना है कि नक्सली वारदातों में कमी आई है, केंद्र सरकार बस्तर में सुरक्षा के नाम पे सहयोग नहीं कर रही है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ के मानपुर के सरखेड़ा में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या हुई थी, और जो वहाँ के भाजपा मंडल के पूर्व महामंत्री थे बिरजू ताराम, उनकी नक्सलियों ने हत्या की थी। तो ये कुछ घटनाएं, इसके पहले और घटनाएं हुई। अगर हम लगातार देखें सिलसिलेवार कि ये घटनाएं किस तरह हो रही, तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि बीजापुर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, अगर हम पूर्व में इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह की नक्सली घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। जैसा मैंने कहा कि ये लोग जन अदालत लगा के मौत का फरमान सुनाते हैं, और मौत का फरमान सुनाने के बाद लोगों के सामने ये एक लोगों को सजा देते हैं ताकि बाकी में दहशत का माहौल रहे। चूँकि संगम सदस्य बनाते हैं ये लोग, गाँव के लोगों को अपना कैरियर बनाते हैं और उनके बीच में ये वारदात करते हैं। अभी हम भूले नहीं कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 11 जवान शहीद हुए थे। ये अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG फोर्स लेकर जा रहे थे, तो IED हमला हुआ और शहीद जवानों में से 10 को जो DRG के जवान थे और एक ड्राइवर था। तो ये घटना दंतेवाड़ा में हुई थी कुछ समय पहले, मतलब ये 2023 में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे इलाके जहाँ पे सघन नक्सली हैं, चूँकि वहाँ घना जंगल है, तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भी इस इलाके में कैंप लगाना पड़ता है, और इसके सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो सुरक्षा कर्मी होते हैं। अगर हम दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा हमला हुआ था जिसमें 76 CRPF के जवान मारे गए थे। अप्रैल 2010 की ये घटना है। 3 साल बाद मई 2013 में नक्सलियों ने फिर एक बड़ा हमला किया था, जब दंतेवाड़ा की झीरम घाटी में एक हमले में विद्याचरण सुख से लेकर महेंद्र कर्मा से लेकर नंद कुमार पटेल से लेकर बहुत सारे नेता इसमें मारे गए थे, और एक प्रकार से पूरा जो है कांग्रेस का सफाया करने की कोशिश इन्होंने की थी। नक्सलियों का कोई दीन ईमान नहीं है, वो कलर देखकर नहीं मारते, झंडे देखकर नहीं मारते, वो पुलिस की गाड़ी को देखकर मारते हैं, वर्दी को देखकर मारते हैं, और जो भी उनके लिए टारगेट होता है वो उस पर हमला करते हैं। तो अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ में ये जो नक्सलवाद है, अगर ये नक्सलवाद की शुरुआत तो हुई थी 1967 में पश्चिम बंगाल से, पर वहाँ से तो ये ख़त्म हुआ। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा और 12 राज्यों तक ये फैला, और 220 जिले इसके प्रभाव में आए। पर धीरे धीरे इनसे निपटने की बात भी करने लगे, पर ये किसी एक राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जिले इससे प्रभावित हैं, बहुत सारे राज्य इससे प्रभावित हैं। सबको मिलकर अगर ये कोशिश होगी तभी ये होगा। कोंटा में से 20 किलोमीटर गोलापल्ली में भी नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया और चुनाव बहिष्कार के लिए पर्चे फेंके। अगर हम लगातार देख रहे हैं, तालमेटा की बात करें जहां पर मैंने कहा कि 76 जवान वहां पे शहीद हो गए थे। लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले यदि हुए हैं तो अगर हम उनको तारीख वाइज देखते हैं तो 6 अप्रैल 2010 में नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हुए। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पे हमला हुआ। कांग्रेस के बहुत सारे प्रमुख नेता, 30 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 11 मार्च 2014 को हम देखते हैं कि सुकमा जिले के टाकवाड़ा में नक्सलियों ने 15 जवान शहीद हुए। अगर 12 अप्रैल 2014 में देखते हैं तो
बस्तर जिले के दरभाग में नक्सलियों ने 5 जवानों सहित 14 लोगों को मौत की घाट उतारा। 11 मार्च 2017 में देखते हैं तो सुकमा के दुर्गम भेज्जी इलाके में नक्सलियों ने 12 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 में सुकमा में नक्सलियों के हमले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा में जवानों में नक्सली हमला हुआ, 17 जवान शहीद हुए। 23 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जो बस से जा रहे थे जवान, उसमें से 5 जवान शहीद हो गए। 4 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले में बॉर्डर पर हुई नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए। तो ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के 8 जिले जो नक्सल प्रभावित सर्वाधिक हैं, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव। राजनांदगांव एक अलग जिला है, पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो यहाँ चाहे इसमें ज़्यादातर सीआरपीएफ के जवान या बाहर के जवान मारे जाते हैं, चूँकि स्थानीय पुलिस जो है वो केवल बाहरी सुरक्षा करती है। तो ये हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय जो है वो नक्सली प्रभाव ऐसे तो कम दिखता है, पर जैसे ही कोई वारदात होती है, अगर हम परिवर्तन यात्रा की बात करें, झीरम घाटी के समय 2013 की, या हम अभी की बात करें, तो धीरे धीरे नक्सली एक खौफ पैदा कर रहे हैं। 3 दिन बाद चुनाव है, 5 तारीख से चुनाव पे प्रचार पे प्रतिबंध लग जाएगा, और ऐसे में नक्सली एक दहशत पैदा करना चाहते हैं। और अब इनका उद्देश्य क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर नक्सलियों की जिस तरह से मैंने आपको सिलसिलेवार घटना गिनाई, तो ये नहीं लगता कि ये किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। इनके सपाटे में जो आता है, जिसको ये मार सकते हैं, उसको ये मार रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका डेमोक्रेसी में, चुनाव प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। ये सड़क का विरोध करते हैं, ये स्कूल का विरोध करते हैं, ये अस्पताल का विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग ऐसी जगह रहें जहाँ पर पहुँचहीन हो, ताकि ये बहुत आराम से विचरण कर सके। अब चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबको ये सोचना है कि ये जो नक्सली समस्या है, जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी और जो छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में फैली हुई है, इस पर किस तरह से लगाम लगाएं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। हमको अपने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाना पड़ेगा, हमको उनको हिम्मत देनी पड़ेगी। जो नागरिक, जो आदिवासी बस्तर में रहते हैं, सुदूर अंचल में रहते हैं, वो भी इनके शिकार होते हैं और पुलिस के भी शिकार होते हैं, क्योंकि कई बार इनको उनका मित्र समझ लिया जाता है, इन्फॉर्मर समझ लिया जाता है, और कई बार वो पुलिस का इन्फॉर्मर समझ के लोगों को मारते हैं कि उन्होंने हमारी चुगली की है, हमारे बारे में इन्होंने सूचना दी। तो उधर नक्सली मारते हैं, इधर पुलिस। अगर नक्सलियों के साथ लोग दिखते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो कई बार नक्सलियों के लिए दवाई लाते हैं, उनके लिए खाना लाते हैं, कभी कई सुविधाएं लाके देते हैं। तो दोनों तरफ से यदि कोई पिसता है तो वहाँ की आम जनता पिसती है। और इस बीच में बीच बचाव करने जो लोग जाते हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, वो भी गाये बगाए इनके शिकार होते हैं। तो हमको ये समझना है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो धीरे धीरे तरक्की के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, और जो अपनी स्थापना के 23 साल पूरे कर रहा है, और जो मध्य प्रदेश से जो विरासत में नक्सली समस्या मिली थी उससे जूझ रहा है, उसमें दोनों ही सरकारों को, चाहे राज्य और केंद्र में अलग अलग सरकार हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, सबको इससे निपटने के लिए एक बार फिर से रणनीति बनानी होगी। नमस्कार।